एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ इस वीडियो में भी आई विल बी डिस्कसिंग 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है और आपको पता ही नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसमें इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, और अगर मैं आपको बताऊंगी भी सारा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सो दैट इज़ वाई जो भी क्वेश्चंस आपके मैथ्स से रिलेटेड हैं उसके मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर्स मेंशन करूँगी, नॉट द सोल्यूशन। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत हम लोग जो थ्योरी है उसकी वो भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट. So just give me a second and we'll start. So this was the last question that we discussed in the last video. Now we'll be starting with another question. Okay, so the question they asked was, a fixed asset originally acquired for rupees 20,000 is replaced by a new asset costing 50,000. If you read the question thoroughly तो हो सकता है कि आप easily इसका आंसर जो है find out कर सको. But the estimated cost of replacement of the original asset is rupees 30,000. Hence, the capital charge equals. Now, what the question is asking is this कि आपको already एक fixed asset था आपका जो कि 20,000 का था, और उसको आपको replace करना है एक दूसरे asset का से जिसका की cost है आपका 50,000. आपने जो एस्टिमेट किया था कि कॉस्ट ऑफ जो रिप्लेसमेंट होगा ओरिजिनल एसेट का वो होगा 30,000. तो कैपिटल चार्ज यहाँ पर कितना होगा? नाउ दो टाइप के चार्जेस होते हैं आपके पास, एक रेवेन्यू चार्ज आप पढ़ोगे और एक कैपिटल चार्ज आप पढ़ोगे. तो अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो द करेक्ट आंसर हेयर इज 20,000. ठीक है. नाउ कैपिटल चार्ज का अगर आप गूगल करोगे तो आपको काफ़ी सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे, बट वो अकाउंट्स से रिलेटेड नहीं है, वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है. तो यहाँ पे मैंने एक जो बेसिक मीनिंग है कैपिटल चार्ज का वो यहाँ पे बता रखा है आपको. सो द कॉस्ट टू अ कंपनी ऑफ बोरिंग मनी or to buy or improve the buildings, equipment, etc. that is uses to produce products and provide services. तो वो वाला कॉस्ट जो कि एक कंपनी इनकर करती है कोई भी अपना एसेट परचेज करने के लिए, ताकि वो अपनी जो कैपेसिटी है या फिर जो एसेट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके. तो यहाँ पर एक्चुअल में कॉस्ट कितना था? 20,000 ही था उसका. तो यहाँ पे योर करेक्ट आंसर वुड बी 20,000, क्योंकि आपने सिर्फ 20,000 रुपीज़ थी जो आपकी कैपिटल थी, आपने वही यहाँ पर यूज़ की है उस फिक्स्ड एसेट को बाय करने के लिए. Now next question. Now this is a straight question from mathematics. So मैं बताऊंगी भी कि dy by dx is equal to 1/2 root x, और इसका पूरा शो भी करूंगी, तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि dy by dx होता क्या है और 1/2 root x को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे. ठीक है. तो आई विल नॉट टेल यू द यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन, पर व्हाट वी विल डू इज कि मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ. ऑप्शन भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर्स आपने डाउनलोड किए हैं उसमें जो आंसर की है वो करेक्ट आंसर की नहीं है, वो सिर्फ एक सैम्पल आंसर की है. नाउ सैम्पल आंसर की क्या होता है? जब आप ये एग्ज़ाम दे देते हो ना, और आपका जो रिजल्ट, नॉट रिजल्ट एग्जैक्टली, जब आपकी आंसर की आउट होती है तो आपको लॉगिन करना पड़ता है अपने पोर्टल पे दोबारा, और वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलता है आपके आंसर्स का, जो आंसर्स आपने मार्क किए हैं, और एक पीडीएफ मिलता है आपको उन आंसर्स का जो कि करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू एनटीए. तो आप क्या करोगे, ये दोनों पीडीएफ को अपना डाउनलोड करोगे और उसके बाद कंपेयर करोगे कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, लाइक आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं. ठीक है. उसके बाद फिर फाइनली एक लास्ट आंसर की आती है
जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है ना कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो रेज करे, ये चीज़ जब खत्म हो जाती है उसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है। तो जो आपको दे रखा है ना वो सिर्फ एक वही सिमिलर पैटर्न है कि जब आपके आंसर की आती है तो किस तरीके से एक आंसर की में आपके आपके वाले ऑप्शंस होते हैं और दूसरे में कुछ करेक्ट आंसर्स होते हैं। तो जो आपने डाउनलोड किया है ना और उसमें जो करेक्ट आंसर मेंशन है वो करेक्ट नहीं है, वो सैम्पल आंसर्स हैं। तो प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना आंसर्स यहाँ से, क्योंकि ये आंसर की में से मैंने बता दूँ आपको जो भी आंसर्स हैं यहाँ पे। सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज फोर्थ, अंडर रूट एक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप मैनेजमेंट से कह सकते हो या फिर ओबी से तो नहीं, पर ये मैनेजमेंट का स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो आपकी जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है वो डिवाइडेड है, एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट है आपका। तो यहाँ पर पूछा है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है। तो अगर आपको थोड़ा भी पता है नाउ क्वेश्चन, एक तो ये डायरेक्ट है कि आपने फीचर्स पढ़ लिए होंगे अगर क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के, तो हो जाएगा। इससे पहले 2018 में जो क्वेश्चन आया था ना वो ऐसा नहीं आया था। उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो कुछ जो यू कैन से कि जो लोग इस पर्टिकुलर थ्योरीज में बिलीव करते थे या जो लोग इस टाइम पर थे उन लोगों के नाम दे रखे थे और पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा एक पर्सन है जो हेनरी फियोल से मैच करता है या फिर सेम प्रिंसिपल्स पे दोनों ने काम किया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर वाज हेनरी फोर्ड। पर यहाँ पर उन्होंने अब क्वेश्चन जो पूछा है वो फीचर्स में से पूछा है। तो वी विल सी द फीचर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वन बाय वन और उसके बाद वी विल टेल यू द आंसर। सो द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑल ऑफ दीज। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कब आई थी आपकी, तो ये इंग्लैंड में ओरिजिन हुई थी ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट टाइम जो था यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो मास प्रोड्यूस कर सकते थे गुड्स को फैक्ट्रीज के अंदर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट थी जिसने कि कैपिटलाइज किया था न्यू टेक्नोलॉजी को। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो उनको क्योंकि वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे थे और न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब वो स्टैंडर्डाइज गुड्स बना रहे थे और डिपेंडेंट ऑन अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ लेबर एंड मटेरियल्स, दे नीडेड टू प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल। तो जो भी आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। देन फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द बेस्ट वन वे या फिर वन बेस्ट वे। उसके बाद कुछ और फीचर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं कि मैनेजमेंट जो था यहाँ पे एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी और ऑर्गेनाइज भी जब करोगे तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। तो जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो काफ़ी इंटर रिलेटेड है और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आर यूज्ड एज अ गाइडलाइन फॉर द एग्जीक्यूटिव्स। functions, principle and skills of management are universal. Formal education and training is needed for the development of required skills. Emphasis is placed on the economic efficiency. People are motivated by economic gains and other incentives. जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था या फिर आप कह सकते हो कि जिस पे वो सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे वो ये था कि अगर आपको किसी भी इंसान को मोटिवेट करना है ना तो आप उसको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दो, मतलब कि आप उसकी सैलरी इंक्रीज कर दो, आप उसको बोनस दो। मतलब उनके दिमाग में ये था कि आप पैसे से कुछ भी करवा सकते हो, ये उनकी थिंकिंग थी। ठीक है, पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया लोगों ने इस थिंकिंग को थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा कुछ होता है, पैसे के लिए ही इंसान काम करता है, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। जैसे आप ह्यूमन रिलेशंस के टाइम पे आ जाओगे, एल्टन मायो जब आए थे, जब हॉथन एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस टाइम से पता चला था कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं एक पर्सन का मोटिवेशन। कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उसको काम करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी पिलर मेनली स्टैंड्स ऑन थ्री पिलर्स। सबसे पहला था ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Though this approach provides specialization, structure, rationality, predictability, and democracy,
but at the same time a lot of paperwork, compartmentalization of work, rigidity and goal displacement is there. तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरीवन हैज़ डिज़ायर टू बी एफिशिएंट, ये आप ठीक कह सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर जितनी भी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है ना उसमें हर कोई ही ये चाहता है कि वो एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात हम सब करते हैं, ठीक है, कितनी भी आप थ्योरीज पढ़ लो, तो ये तो एक पॉइंट रहेगा ही आपका। देर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। सो येस, यहाँ पे तो था ही ना कि फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द वन बेस्ट वे, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास, मनी इज द ओनली मोटिवेटर। तो येस, वो लोग यही मानते थे कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके कोलीग्स कैसे हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम आपको सैलरी अच्छी दे रहे हैं तो आप जी भर के काम करोगे और मन लगा के काम करोगे, तो उनके लिए मनी वॉज द ओनली मोटिवेटर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अब तो आना चाहिए, ऑलरेडी मैं प्रोडक्शन फंक्शन पे एक 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एक वीडियोस मैंने नॉट वीडियोस, एक वीडियो मैंने क्वेश्चन से जो आपके MCQs हैं उस पर भी लिया, और उस पर्टिकुलर वीडियो में भी ये क्वेश्चन है। सो ये वाला क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। The curve or locus point that shows the cost minimizing input combination, ऐसा कॉम्बिनेशन बता रहा है वो जहां पर कि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज है, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हो और कॉस्ट को मिनिमाइज करते हो। तो कर्व पे वो पॉइंट, ठीक है, या वो कर्व जो आपको वो पॉइंट्स बताता है जहां पर कि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होता है for each successive level of output with the input price ratio held constant। तो आइसो कॉस्ट होता है, आइसो क्वांट होता है, एक्सपेंशन पाथ होता है, या फिर रिज लाइन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर 3, एक्सपेंशन पाथ। अभी एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, द एक्सपेंशन पाथ इलस्ट्रेट्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कि किसमें सबसे ज्यादा कम। सी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये दिस इज योर एक्सपेंशन पाथ। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बाकी सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, पर जैसे जैसे आपका ये जो आइसो कर्व है, या इसको आप आइसो क्वांट कहते हो, ये जो है आपका जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप आगे जाओगे, मतलब उतना ज़्यादा सेटिस्फाई आप फील करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपको बताता है कि आपका कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगा। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ईच लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नाउ। तो प्लीज़ अगर आपने इसको नहीं किया है ना तो जस्ट डू इट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मैथ्स में से है, ठीक है। सो अ फर्म्स डिमांड फंक्शन इज दिस, P is equal to e raised to power minus x divided by 400, where P is the price per unit and x is the quantity demanded. Find at what level of output is the marginal revenue zero। तो आपको पता करना है कि marginal revenue जो है वो zero कब होगा। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको अब इंटीग्रेट करना है या डिफरेंशिएट करना है वो जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। बट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 400। और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी फ़िलहाल बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर में होंगे, तो अगर आपने बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक परचेज की है या फिर आपके पास कोई PDF है, तो आपको एग्जैक्टली यही क्वेश्चन विथ सेम डिजिट्स अपनी बुक के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, जो भी अभी मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन लिखा है और ये वाला भी क्वेश्चन, ये आपके बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप कोई सी भी बुक यूज़ कर रहे होगे उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में और या क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। हो गया, चुप रहियो। The standard deviation of 30 items in a data set is 5/6. If every item in the data set is multiplied by 6, then the variance of the data set will be. So ये भी जो क्वेश्चन है आपका, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है,
अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करते हो देन यू गेट वेरिएंस। तो अभी आपसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी जितने भी 30 आइटम्स थे ना, आपने उन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है 6 से। सो इंस्टेड कि आप जो जितने भी नंबर्स है उनको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर आंसर वुड बी 25। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये भी आपका मैथ्स में से ही है। द डिमांड डी ऑफ पैसेंजर ऑटोमोबाइल्स इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू 0.901 रेज टू पावर 1.1 टी रेज टू पावर -0.7 वेयर आई, या फिर आप कह सकते हो या वेयर आई इज द इनकम एंड पी इज द प्राइस पर कार। फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप जो मैंने आपको बताया कि मैथ्स में ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आप उसमें देख सकते हो। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 3 1.1। The next question we have is a very straightforward question. Decision tree is developed by, यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, आप तुक्का लगाओगे तो आप बेसिकली, हम क्या करते हैं, हम जब भी तुक्के लगाते हैं ना, तो हम वो वाला नाम चूज करते हैं जो कि हमने कहीं पे सुन रखा है। पर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, जो नाम आपने सबसे कम सुन रखा हो, हमें यूजुअली उस पर तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही मैक्सिमम टाइम्स सही जाता है। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ब्रूम एंड येटॉन। इनका डिसीजन मॉडल था, ठीक है। द VY डिसीजन मॉडल, इसको VY भी कहा जाता है। तो ब्रूम एंड येटॉन डिसीजन मॉडल इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन सिचुएशनल लीडरशिप। अगर आपने 2019 के जो मैंने वीडियोस बनाए थे, नॉट 2019, 2020 के जो वीडियोस बनाए थे, उसमें एक छोटे से पार्ट में मैंने सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में भी बात की थी और बताया था, ओके। According to this model, there are 5 decision making style: guides group based decision making according to the situation at hand and the level of involvement of subordinates. तो फर्स्ट वाला है आपके पास ऑटोक्रेटिक टाइप, देन टाइप 1, देन ऑटोक्रेटिक टाइप 2, कंसल्टेटिव टाइप 1, कंसल्टेटिव टाइप 2, एंड देन यू हैव ग्रुप बेस्ड टाइप 2। तो ये टाइप्स हैं। अगर क्वेश्चन वैसे आई डोंट थिंक सो कि वो देंगे, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए। नॉट वेरी मच इन डिटेल्स, बट थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लिया करो। नाउ फॉर द असेसमेंट ईयर 2019, ये क्वेश्चन आप एज अ करंट अफेयर ले सकते हो और ये इनकम टैक्स में से है। मैंने पहले ही बोला था जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड, वो बेसिकली आपके बजट में से होते हैं और टैक्स वाले पोर्शन में से होते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स भी आ जाता है आपका एज अ सब्जेक्ट और करंट अफेयर भी हो जाता है। तो ये एक टाइप से ना एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। So the for the assessment year 2019-2020, the income tax rate for a domestic company having total turnover up to 250 crores in previous year is, now यहाँ पे तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूंगी, बट जो मैंने क्लिपिंग ऐड की है वो ऐड की है इस ईयर की, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो ईयर जो है वो जा चुका है। तो अब वो 2019 वाले में से तो आपसे पूछेंगे नहीं, तो जो करंट ईयर है मैंने उसका भी थोड़ा सा सेम जो डोमेस्टिक कंपनी है उसका जो टैक्स रेट है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है। वैसे जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था 25%, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम टैक्स रेट्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 and 22-23 are as follows. So where its total turnover or gross receipt during the previous year 2018-19 does not exceed 400 crores, तो उस केस में 25%, और 22-23 में ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, या फिर आप इसको नॉट अवेलेबल भी कह सकते हो, जो मन करे। वेयर इट्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़,
तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और 22-23 में ये हो जाएगा 25%, और एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी के लिए है 30% फॉर बोथ द ईयर्स। सो ये था आपका बजट का एक छोटा सा पोर्शन जो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। Now, the next question. A theory of exchange rate whereby a unit of any given currency should be able to buy the same quantity of goods in all countries is called as. So, ये क्वेश्चन का जो पार्ट था वो मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक संदीप गर्ग 12th क्लास की, उसके अंदर थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा दे के रखते हैं वो, ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना 2018 से, उसमें एक क्वेश्चन आया था, किनीजियन मॉडल जो है वो ट्रांजैक्टिव, स्पेक्यूलेटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव्स, जो किनीजियन मोटिव्स थे उसमें से एक क्वेश्चन बन के आया था, वो मैंने उसी बुक में पढ़ा था और वो था उसमें। और ये वाला क्वेश्चन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग क्लास 12th उस बुक के अंदर एक्स्ट्रा वाले पार्ट में दे रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पे क्या होता है कि आप ना एक करेंसी ले लेते हो और वो एक करेंसी हर एक कंट्री में, सपोज अगर यूएस में $1 से आप सपोज एक आइसक्रीम खरीद रहे हो, तो अगर आप किसी और कंट्री में, आप यूरोप जाते हो या फिर आप चाइना जाते हो या फिर आप यूरोप के किसी कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पे सब सारी जगह पे आप वो सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स उस पर्टिकुलर करेंसी से खरीद पाओगे। तो इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या है, ये बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस और implies that nominal exchange rate adjusts to equalize the price of basket of goods across countries. तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन regarding this topic. Now we have another straightforward question जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा. John Kotter is mainly known for, अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मोटिवेशनल थ्योरी, चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो मैंने 2019 में ही ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, और जब मेरे को नहीं आता ना कुछ चीज़, तो मैं ये देखती हूँ कि इनमें से सबसे कम चीज़ मैंने कौन सी सुनी है। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मैंने सुन रखा था, मोटिवेशनल थ्योरी भी सुन रखा था और एचआरडी भी सुन रखा था। जो नहीं सुन रखा था वो था चेंज मैनेजमेंट। तो मैंने इस तरीके से गेस वर्क किया था कि इसका आंसर चेंज मैनेजमेंट हो सकता है, एंड लकीली इसका आंसर चेंज मैनेजमेंट ही था। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज चेंज मैनेजमेंट। ये वो जो 8 मॉडल्स हैं उनके मतलब जो पूरे स्टेप्स है ना कि स्टैब्लिश और सेंस ऑफ अर्जेंसी, फॉर्म powerful coalition, create a vision, communicate the vision, empower others, plan and create short-term wins, consolidate improvements, institutionalize changes। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंजिंग मैनेजिंग चेंज या फिर आप कह सकते हो चेंज मैनेजमेंट में उन्होंने बताया था। तो ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कह सकते हो कि ये आपकी ये क्वेश्चन आई वुड टेल यू, जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था ना तो मैं इसका जो आंसर मार्क करके आई थी वो सेकंड मार्क करके आई थी, मैनेजरियल अकाउंटिंग डिसीजन। एंड उस टाइम पे ना जब आप चैलेंज करते हो, जैसे आपके आंसर की आ जाते हैं ना और आपको अपना आंसर सही लगता है, उनका आंसर गलत लगता है, तो यू कैन चैलेंज दैट। और 2019 में ना पैसे नहीं लगते थे चैलेंज करने के। नाउ 2020 ऑनवर्ड्स उन्होंने 200 रुपीज़ लगाना मतलब स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कि मतलब अगर पर क्वेश्चन आप अगर एक आंसर चैलेंज करना चाहते हो तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो मेरे टाइम पे तो फ्री था, तो मैंने इसको चैलेंज किया था। एंड सिर्फ चैलेंज करने से ही मेरा मन नहीं भरा था, मैंने एक खुद ने चैलेंज किया, फिर मेरे जितने फ्रेंड्स ने ये किया था ना अटेम्प्ट, उन सबको भी मैंने बोला चैलेंज करने के लिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर ये सेम क्वेश्चन चैलेंज किया था, और फिर भी उन्होंने आंसर चेंज नहीं किया था। सैड बट, और क्लास में भी जब मतलब मेरा एडमिशन हो गया था, और जो टीचर हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते थे उनसे भी मैंने पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर। तो मतलब वो भी कंफ्यूज थे, जो मैंने पॉइंट्स रखे उनको वो सही लग रहे थे, बट और जो वो पॉइंट्स दे रहे थे वो मुझे सही लग रहे थे, तो इट वाज अ मिस।
करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, तो आपको ना अपनी सोच थोड़ी सी जो सर ने मुझसे बोला था, वो बोला था कि अपनी जो थिंकिंग है ना वो लिमिटेड मत रखो, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में वो ना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं और उनके हिसाब से अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है तो वो यही मानेंगे, फिर आप कुछ भी बोलते रहो वो नहीं मानेंगे। तो द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इज मैनेजमेंट डिसीजन। टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस यहाँ पे आपको सारे दे रखे हैं। ठीक है, क्लास 12 की बुक के अंदर ये आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी मैं आपको स्टैट्स की जो मैंने सेकंड वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि व्हेन कैन यू यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट फिर भी इसका आंसर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है ना तो एक बार आप इस तरीके से देखो कि सबसे अलग आंसर कौन सा है। सी, यहाँ पर जो n की वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी पास पास हैं, जैसे 18, 11, 10 काफ़ी पास है, और ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें काफ़ी दूर है, एक 300 वैल्यू दे रखी है। और अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस जहाँ पर कि आपकी एन क्यू वैल्यू इज लार्ज, इक्वल टू और ग्रेटर देन 30, एक तो ये होता है, एंड सेकेंड होता है आपके पास कंडीशन कि जो p की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी q की वैल्यू है 0.99, दैट मीन्स कि आपकी जो p की वैल्यू है इट इज 0.01। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1, n is equal to 300 and q is equal to 0.99। यहाँ पे अब n की वैल्यू क्वाइट लार्ज और यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 50 लिखा हुआ है, बट जो टीचर आपको एमकॉम में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब पढ़ाएंगे, नीति मैम, उन्होंने जो नोट्स दे रखे हैं उसमें 30 लिखा है, तो इसलिए मैं आपको 30 बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो उन्हीं को कंसल्ट करेंगे ना बाद में अगर कुछ पंगा होता है तो। p शुड बी क्वाइट स्मॉल, जैसे कि p की वैल्यू 0.1 या फिर उससे कम होनी चाहिए, और n मल्टीप्लाई शुड नॉट बी टू बिग। टू बिग का मतलब कि p से बड़ा 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर कि आप नॉमिनल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हो इन प्लेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Now, a production manager in a manufacturing company would most likely receive, अब यहाँ पे कुछ आपको रिपोर्ट्स दे रखी हैं, एक स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से प्रोडक्शन मैनेजर के काम की क्या है वो आपको बताना है। तो अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स रिपोर्ट है, वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। फिर डिस्पैच डिपार्टमेंट ओवरहेड रिपोर्ट, तो ये भी एक तरीके से जो सेलिंग वाला डिपार्टमेंट है उसके अंदर आ जाएगा ना, कि डिस्पैच कर दिया चीज़ें और उसके बाद वो जा रही है, प्रोडक्शन से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इनकम स्टेटमेंट आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो प्रोडक्शन मैनेजर के काम की नहीं होगी, वो तो बाहर की पार्टीज और इंटरनल मैनेजमेंट के काम की होती है। तो बचा हुआ है आपके पास सेल्स रिपोर्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4। सो प्रोडक्शन मैनेजर को जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है, मंथली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट, ना कि इनकम स्टेटमेंट, मंथली डिपार्टमेंट वाइज मशीन यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट, मंथली डिपार्टमेंट वाइज लेबर यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट, देन यू हैव मटीरियल स्क्रैप statement, overheads cost statement, showing monthly production statement showing budgeted quantity, actual quantity, produced quantity and other relevant matters। तो जो स्क्रैप रिपोर्ट है वो प्रोडक्शन मैनेजर के काम की होती है, बाकी इनमें से कोई भी उनके काम की नहीं होती है। Now last question for today we have is, if the cross elasticity of demand between x and y is 0.62, which of the following statement is correct। अगर अब आपको पता है जो रूल है इसका कि अगर 1 से छोटी है तो क्या होगा आंसर, या फिर 0 है तो क्या होगा आंसर, देन यू कैन इजीली टेल। ओके, और क्रॉस इलास्टिसिटी आपका लगता है कहाँ पर, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, ये भी याद रखना है। ठीक है, गिफन गुड बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि गिफन गुड आपका इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
नाउ इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, एक्स एंड वाई आर सब्सटीट्यूट्स। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो भी है आपकी वो 0 से बड़ी है, इन दैट केस वो सब्सटीट्यूट होंगे। अगर वो 0 से छोटी है तो वो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, और अगर वो 0 है तो वो अनरिलेटेड गुड्स हैं। तो आपको ये चीज़ जो यहाँ पे मैंने दे रखी है वो याद होनी चाहिए। और ये एक जैसे ही दो फॉर्मूलेस हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। तो आपकी जो इलास्टिसिटी थी वो 0.62 है, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स। सो दिस finishes the second part of our series. फाइन। तो आई होप कि क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यू विल कम अक्रॉस न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट अब आपको क्रॉस इलास्टिसिटी पता होगा, और ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना था कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। आपको एक बेसिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो था, जो आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग योर 12th स्टैंडर्ड, वो एंड ओके। सो यस, okay, so yes, with this I end this video. Keep preparing and stay safe, stay healthy. Thank you.